मैंने यहाँ पर 3 सेल्स ड्रॉ किए हैं। पहले सेल में हमारे पास जो इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूट की कंडीशन अंदर के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसको हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं। जैसे हमने ऑस्मोसिस वाली वीडियो में बहुत डिटेल से देखा था, तो हमारे पास बाहर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर के मुकाबले में कम है, या दूसरी बात में हम कह सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा पानी है। तो हम जितना ज़्यादा पानी करते जाएंगे उतनी बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम होती जाएगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डिल्यूट होती जाएगी। तो इस केस में हमारे पास पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और हमारा सेल जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और हम लोग मर भी सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगला हमारे पास केस है हाइपरटोनिक, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास बाहर बहुत कम पानी है, या दूसरे अल्फाज में बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब हमारे पास पानी बाहर आना शुरू हो जाता है सेल से और सेल सिकुड़ जाता है और हम अगेन मर सकते हैं। फिर हमने देखा था तीसरी कंडीशन को, जैसे हमने आइसोटोनिक कहा था, और ये एक आइडियल कंडीशन है जो हमें चाहिए। इसके अंदर हमारे पास अंदर और बाहर वाटर या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है और हमारे पास ना वाटर अंदर जाएगा ना ही वाटर बाहर आएगा नेट में, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रहेंगे। और हमें यही कंडीशन चाहिए, हमें हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम में से हर कोई ज़िंदा रहना चाहता है और हमें आइसोटोनिक कंडीशन चाहिए। तो अब हम लोग ये देख चुके हैं कि हम खुद से तो आइसोटोनिक कंडीशन नहीं बना सकते, क्योंकि हम इतना ध्यान से तो पानी नहीं पी सकते कि हम किसी दिन बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, किसी दिन बहुत कम पानी पी सकते हैं। एग्जैक्टली राइट अमाउंट ऑफ वाटर हम गिन गिन के तो नहीं पी सकते। तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम जितना मर्ज़ी पानी पिए हमारी बॉडी खुद ब खुद इन कंडीशंस को कन्वर्ट कर देती है आइसोटोनिक कंडीशंस में, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो कि वर्ड ऑस्मोसिस से निकला है, क्योंकि इस सब में ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। और ये सब कुछ होता है हमारे किडनी के थ्रू। हमारा किडनी रिस्पॉन्सिबल है हमारे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अगर कंडीशंस बन रही हों उनको आइसोटोनिक में कन्वर्ट करने के लिए और हमें ज़िंदा रखने के लिए। तो ये होगा हमारे किडनी के थ्रू। तो चलें अब देखते हैं कि कैसे ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम लोग पिछली कुछ एपिसोड से, इस सीरीज़ की कुछ एपिसोड से किडनी के ऊपर बात करते आए हैं और हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने नेफ्रॉन वाली वीडियो में देखा था, ये हमारे पास एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हमारे पास ब्लड आता था और नेफ्रॉन का काम होता था ब्लड को फिल्टर करना, और हमारे पास इन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से ब्लड पास होता था और लूप ऑफ हैनली में वाटर जो है वो ब्लड को वापस किया जाता था, और फिर कुछ वाटर कलेक्टिंग डक्ट में भी ब्लड को वापस किया जाता था। अब हमें क्या करना है कि अगर हम किसी दिन बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ, हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास टू मच वाटर है। तो हमारे नेफ्रॉन को क्या करना है कि लेस वाटर रीअब्जॉर्ब करना है ब्लड में, लेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि हमारे नेफ्रॉन ने जो वाटर ब्लड से निकाला है, जब नेफ्रॉन ब्लड को वापस कर रहा होता है तो उसने बहुत कम पानी वापस करना है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा पानी है और हमें बाकी पानी से निजात हासिल करनी है। जबकि अगर हम लोग किसी दिन टू लेस वाटर पिए, हम लोग इतना ज़्यादा पानी ना पिए, तो हमारे ब्लड को तो पानी चाहिए, हमें बाहर पानी को बढ़ाना होगा अगर हम लोग आइसोटोनिक कंडीशन में आना चाहते हैं। तो अब हमारे पास मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, काफ़ी ज़्यादा पानी ब्लड को वापस कर दिया जाता है, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो ऊपर वाले केस में हमारे पास काफ़ी डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। डिल्यूट से मुराद है लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि हमारा जो यूरिन होगा वो ज़्यादा पानी पानी होगा, कम येलोश सा होगा और उसमें ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होगा बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले में। जबकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर वापस ब्लड में भेज देते हैं तो हमारे पास काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, हमारे यूरिन में काफ़ी कम पानी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और ये काफ़ी येलोइश होगा। तो अब ये काम होगा कहाँ? तो हमारा नेफ्रॉन एक बड़े ही कामयाब तरीके से ये काम करता है। वो क्या करेगा कि इसके जो 2 पार्ट्स हैं, जो वाटर रीअब्ज़ॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट्स में हो रही है। ये क्या करेगा कि ये लूप ऑफ हेनली को उसी तरह रहने देगा, चाहे हम ज़्यादा पानी पिएँ, चाहे हम कम पानी पिएँ, ये एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर ही लूप ऑफ हेनली के थ्रू, जैसे हमने देखा था, ब्लड वेसल्स को वापस करेगा।
लेकिन जो यहाँ पर इसने काम करना है कि उसके मुताबिक जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो ये कलेक्टिंग डक्ट में कर लेगा, क्योंकि याद रखें कलेक्टिंग डक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अभी पानी रीअब्जॉर्ब होता है। तो अब चाहे तो वो लूप ऑफ हेनली में भी ये काम कर सकता था, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी में मसला होता, उसे लूप ऑफ हेनली तक आना पड़ता और कलेक्टिंग डक्ट तक, मतलब वो उसने एक पार्ट तक ये काम जो है वो महदूद रखा है वाटर को स्पेसिफिकली रीअब्जॉर्ब करना, वाटर की जितनी मिकदार ब्लड में मौजूद है उसके मुताबिक रीअब्जॉर्ब करना। यहाँ पर उसे इस चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जब यूरिन यहाँ पहुँचेगा उधर जाकर जो है असली तरीके से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी कि अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो, बहुत कम वाटर है तो बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट में से जो है अगर बहुत कम वाटर होगा तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और बहुत कम वाटर होगा तो बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा। लेकिन कैसे? इसको कैसे पता चलेगा कि ब्लड में ज़्यादा पानी है या कम पानी है? तो यहाँ पर हमारे पास मैदान में आता है हमारा एंडोक्रिन सिस्टम। हमारे पास मैदान में आता है हमारा एंडोक्रिन सिस्टम। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं भी सुना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन हम इसके ऊपर एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि एंडोक्रिन सिस्टम एक एक इसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। ये सिर्फ ये करता है कि ये आपके पास कुछ केमिकल मैसेंजर्स निकालता है, केमिकल मैसेंजर जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये केमिकल मैसेंजर्स बॉडी के एक पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर दूसरे पार्ट तक जाते हैं। यानी कि जैसे अब हमारे पास यहाँ पर केस है, तो अब हमें इस कलेक्टिंग डक्ट में मान लेते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है या बहुत कम पानी है, तो उसके मुताबिक हमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन करनी है। अब हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट को ये बात बतानी है हमें कि अब तुम कम वाटर रीअब्जॉर्ब करो या अब तुम ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करो। इसको तो नहीं पता चल रहा कि ब्लड वेसल्स में कितना पानी है या कितना कम पानी है। तो एक हार्मोन आएगा, हार्मोन जो कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। इस केस में ये एक प्रोटीन होता है सिंपल सा। और ये क्या करता है कि इस केस में हमारे पास नेफ्रॉन के केस में ये आकर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसकी वेसल से जुड़ जाता है, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसको ज़्यादा परमिएबल कर देता है वाटर के लिए। तो हो सकता है ये कहीं पर जाकर बाइंड कर दे जो हमारे पास आयन चैनल्स हैं जहाँ से वाटर आ रहा है उनको मज़ीद खोल दे। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स आकर इधर बाइंड हो जाएंगे, और हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट की वॉल्स हैं उस केस में जब हमने बहुत 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 कम पानी पिया होगा उस केस में हमारे पास ढेर सारे इस किस्म के हार्मोन्स आते हैं और इन वॉल्स को ज़्यादा परमिएबल कर देते हैं वाटर के लिए, ताकि ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए। जबकि अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ हो तो अब हमें कम वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, तो अब ये हार्मोन कम मिकदार में आएंगे। तो हो सकता है सिर्फ चंद हार्मोन आए और अब ये काफ़ी ज़्यादा कम परमिएबल होंगी वाटर के लिए। तो ये एक तरीका है, जितना अमाउंट में आपके पास वाटर आपके ब्लड में होगा उतनी ही अमाउंट में आपके पास जो है हार्मोन उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। अगर आपके पास बहुत कम वाटर है आपके ब्लड में तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो बहुत कम हार्मोन्स आएंगे। ये जो हार्मोन है ये सिर्फ इतना करेंगे कि इस केस में आगे कलेक्टिंग डक्ट्स की जो वॉल्स हैं उनको मज़ीद परमिएबल कर देंगे, उसके अंदर से वाटर को ज़्यादा गुजरने देंगे तो ज़्यादा वाटर ऑटोमेटिकली रीअब्जॉर्ब होगा। लेकिन अब ये हार्मोन्स आते कैसे हैं? तो अब होगा क्या कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हमारे पास एक रीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर हम लोग नर्वस सिस्टम में बात करेंगे। हाइपोथैलेमस ये करेगा कि ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ब्रेन है तो ब्रेन को पूरी बॉडी की खबर होती है। जैसे ही इसको पता चलेगा कि ओहो हमने बहुत ज़्यादा पानी पिया है या बहुत कम पानी पिया है और हमने अपने नेफ्रॉन को बताना है कि इसके मुताबिक जो है एक्ट करो, तो ये क्या करेगा कि ये जो है एक हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको एक हार्मोन बनाता है असल में, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ठीक नहीं भी लिख रहा तो आप इसको खुद ठीक कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएच कहा जाता है या इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया इस हार्मोन का ये काम है कि ये कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स पे ये एक्ट नहीं करता, कलेक्टिंग डक्ट्स की वॉल्स को ज़्यादा परमिएबल कर देता है वाटर के लिए। अब हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करता है और ये रिलीज होता है ग्लैंड के जरिए। ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में वो ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ये भी ब्रेन में होता है पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी ग्लैंड। उम्मीद है कि मेरे स्पेलिंग ठीक होंगे, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, ना कि स्पेलिंग्स पे। तो इसके बाद हमारे पास होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ कर देता है, और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी ब्लड स्ट्रीम से होता होता हमारे पास इधर नेफ्रॉन तक पहुंच जाता है। अब अगर तो हमारे हाइपोथैलेमस ने देखा था कि बहुत ज़्यादा पानी है और हमने बहुत कम पानी रीअब्जॉर्ब करना है, तो वो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये कम बनाएगा, क्योंकि इनका तो काम है ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना। लेकिन अगर बहुत कम पानी है हमारे पास और हमने ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना है, तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार प्रोड्यूस करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कैसे हमारी किडनी या इन पर्टिकुलर हमारा नेफ्रॉन मदद करता है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में, हमारे वाटर और सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और उनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ज़िंदा रखने में।